Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one short revision lecture of structure of atom through the last 10 years PYQ. ठीक है, पिछले 10 साल के PYQ के माध्यम से इस चैप्टर का थ्रू आउट रिविजन कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल एकदम रियल एग्जाम वाली फील के साथ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जैसे ही आए वैसे ही एकदम जैसे है ना, ऐसे इमेजिन करना है कि प्रॉपर एग्जाम हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है विद इन अ मिनट विदाउट एनी चीटिंग। ओके, है ना, ये नहीं कि नोट्स खोल के बैठे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, प्रॉपर जैसे एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हैं एकदम वैसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, आई थिंक 30 के आसपास क्वेश्चन है, पिछले 10 साल के PYQ है। ठीक है, तो है ना, स्कोर अपना कमेंट कीजिएगा और जिन्हें कोई डाउट रह जाए लास्ट तक। ठीक है, हालांकि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से बिल्कुल डिटेल में, उसके बावजूद भी किसी को कोई भी डाउट रह जाए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, PYQ सेशन। ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए आपके सामने पहले 3 सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ठीक है, 2014 का सवाल है IPMT। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर डिफाइंड, दूसरा भी डिफाइंड, तीसरा भी डिफाइंड। तो ऑर्बिटल तो आपने डिफाइन कर दिया, तो एक ही ऑर्बिटल डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि जो चौथा क्वांटम नंबर है वो तो केवल उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। अगर आपने 3 क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिए हैं यानी आप एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने 3 क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिया, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑर्बिटल। ओके, तो इससे केवल एक ही ऑर्बिटल डिफाइन किया जा सकता है। पहला का ये आंसर। दूसरा, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर्स। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना, स्पीड ऑफ लाइट इज इतना। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। इक्वल टू क्या होता है? HC अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, HC की वैल्यू मैंने रटा रखा है 2 इंटू 10 की पावर -25। लेमडा कितना दे रखा है इन लोगों का? 45 नैनोमीटर। तो 45 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9। इसको क्या कर दें? इसको 200 कर देते हैं। ठीक है, 200 अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो इसको और 100 से डिवाइड यानी 10 की पावर -27 लिखूंगा। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 45 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो 5 9 जाए, ये 4 बार में। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करोगे तो 9 चौके 36, फिर 4.4 इंटू 10 की पावर, ये प्लस में चला जाएगा तो कितना? 18, 10 की पावर -18, है ना, मीटर के आसपास। 4.4 10 की पावर -18 मीटर के आसपास। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। 4.4 10 की पावर -18, फोर्थ इज द आंसर। किस किस को क्लियर है यार? बस कुछ नहीं, नॉर्मल प्लैंक्स साहब का जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है ना। ठीक है, ये होता था फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो वैसे बस इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। HC की वैल्यू ये होती है, H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट। ठीक है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट। दोनों कांस्टेंट है, दोनों का कंबाइन करके वैल्यू ये आता है, मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। ठीक है, एंड इट्स फॉर्मूला इज √n इंटू n+2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इट्स फॉर्मूला इज √n इंटू n+2, ये होता है। ठीक है, अब जहां पे n मेरा अजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं है, वेयर n इज नॉट द क्वांटम नंबर, हेयर n इज, वेयर नोट करके लिखेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, वो है मेरा, है ना, n यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है कितना? 2.83 इक्वल टू √ में n इंटू n+2। ठीक है, हम n की वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें से
है ना, कौन से में इतना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। अंडर रूट घटाएंगे तो ये 2.83 का स्क्वायर करेंगे, 2.83 का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2। अब आप खुद सोचो, ये ऑलमोस्ट, अगर ये 2 रहता तो 4 आता, अगर ये 3 रहता तो 9 आता, लेकिन 2.83 है तो 9 से कम 8 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 8 के अप्रॉक्स आना चाहिए इसको, इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, हाँ 2 आ जाएगी। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएगा, ये n की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 2 4 दूनी 8। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है सीधे। ठीक है, सॉल्व करके दिखा दूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 8 इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2n लिखूंगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, एन स्क्वायर। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, हाँ 4 से जाएगा ना, 4, हाँ जी, माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, सॉरी प्लस का 4n माइनस का 2n होगा, प्लस का 4n माइनस का 2n, मिट जाओ यार, प्लस का 4n माइनस का 2n माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है ना वो 2n आना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 8n स्क्वायर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, अब कॉमन ले लो, n को कॉमन लिया, n प्लस 4, यहाँ पे भी n प्लस 4 आना चाहिए, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब n मेरा नंबर है, तो एक तो पॉसिबिलिटी है n प्लस 4 इक्वल टू 0 होने की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है n माइनस 2 इक्वल टू 0 होने की। इससे आपका n माइनस 4 आता हुआ दिख रहा होगा, नंबर कभी माइनस में जा नहीं सकता। यहाँ से n इक्वल टू 2 आ रहा है, तो n इक्वल टू 2 विल बी द आंसर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब इन सब में चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें 2 हैं, जिसमें होंगे वो आंसर होगा। ठीक है, ये रहा टाइटेनियम जो कि 22 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, निकेल का करेंगे, निकेल का कितना होता है, 28 होता है ना, तो 4s2, निकेल का कन्फिगरेशन क्या होगा, 4s2 3d8, ये होता है निकेल का कन्फिगरेशन। तो निकेल प्लस 2 है ना, तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब कर देंगे, तो बचा 3d8। डी में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 4 5, 8 भरने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें 8 जब भरा तो 3 तो कम्प्लीटली फील्ड हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 3 का तो पेयर बन गया, 2 रह गए इसमें। ठीक है, तो निकेल ही होगा आंसर। क्रोमियम का भी चेक कर लेना, इसका भी नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि किसमें आना चाहिए, है ना। इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, सेकंड में आ गया, यहीं पे चेक किया, आंसर आ गया, तो यही टिक कर देंगे। ठीक है, बेसिकली आपको पहले n निकालना था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ये आइडिया लगाना था कि किसमें इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितनी n की वैल्यू आई है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों सवाल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। कर लिया सॉल्व, मैं कराऊं? अरे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं यार, मतलब एकदम इजी इजी आते हैं, सॉल्व करो जल्दी। कर लिया, देखेंगे सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल तो अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया नहीं है, लेकिन खैर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं। ठीक है, ये क्लोरीन और कार्बन, ये तो चांस ही नहीं है भैया, क्लोरीन कहाँ 17 और ये कहाँ 6 और 8, पॉसिबल ही नहीं है। क्लोरीन सल्फर ये चेक कर लेते हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। क्लोरीन 17 और ये 8 तिहाई 24 1 25, ठीक है, ये 16 तो 8 तिहाई 24, बिल्कुल यही आंसर होगा। ठीक है, अब आसपास आइसो इलेक्ट्रॉनिक खोजना है ना, तो आसपास वाले होंगे तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। देखो बाकी किसी में से, ये कहाँ कार्बन 6 8, ये सल्फर 16 अकेले इसी में होगा, ये सल्फर 16 इसी में, नाइट्रोजन 7, क्या ही ये दोनों बराबरी करेंगे। ठीक है, तो ये बराबरी करेगा, आसपास के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन
Fe2 plus is not equal to the number of electrons in which one of the following? The number of d electrons in Fe2 plus, Fe2 plus 4s2 3d6, ये होता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Fe2 प्लस में ठीक है, तो 3d6 में है ना 1 2 3 4 5 6। अब पूछ रहा है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसमें बराबर नहीं होगा? तो डी इलेक्ट्रॉन में तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में, आई मीन डी इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं तो 6 हैं, तो 6 किसमें नहीं होंगे? डी वाले की बात चल रही है ना, आई मीन हाँ 6 किसमें नहीं होंगे? क्लोरीन का कितना 2 8 7 होता है ना, 2 8 7, तो 6 तो इसमें है यार, ठीक है, क्लोरीन में इसमें 6 हो जाएंगे और इसमें भी तो हो जाएंगे। पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, आई थिंक पहला ही ऑप्शन जाएगा, पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन Z इक्वल टू 17। किस किस को क्लियर है? ठीक है, क्योंकि बाकी सब में 6 होंगे यार। डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, ये तो भाई वही बात हो गया। पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, नियॉन में करोगे कन्फिग्रेशन तो 2,8 होता है, इसमें भी है ना, एस में 2 पी में 6, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन्स इन Mg, Mg का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,2, तो 2 तो इसमें एस वाले में, 2 फिर इसमें एस वाले में, फिर इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। Fe2 प्लस के डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन किसमें इन चारों में से प्रेजेंट है? तो पहले नहीं है, सॉरी किसमें नहीं है, तो पहले वाला ही आंसर हो जाएगा, उसमें नहीं है। पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm इज गिवन बाय, ये तो पहले ही सॉल्व किया था, Ni2 प्लस 2.83 था ना। देखो भैया सेम क्वेश्चन रिपीट 2014 में भी आए थे, 2015 में भी आया है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था सेम क्वेश्चन 2.83 दिया हुआ है, अब यहाँ पे 2.84 कर दिया, पूछा है तो निकल 2 प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। किसी को कोई शक यहाँ तक है ना? अगला सवाल कराऊं मैं, यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी चाहिए। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है? √L इंटू L प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई h/2π, ठीक है। h/2π अंडर रूट के बाहर है, इसी h/2π को ऐसे भी डिनोट है, ऐसे भी लिखा जाता है L इंटू L प्लस 1 हैश, ठीक है, जहां पे हैश आपका क्या होता है? h/2π होता है, ठीक है, ऐसे भी नोट किया जाता है, ठीक है। L हमारा क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? sp_d 012 होती है, तो √2 इंटू 2 प्लस 1 है ना, हैश, तो 3 दूनी 6 √6 हैश, आंसर हो जाएगा। डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या? S की 0 होती है L की वैल्यू, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, तो D के है ना L की जगह पर वैल्यू 2 पुट किए, क्योंकि डी ऑर्बिटल का पूछ रहा था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला सवाल कराऊं मैं, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बता ही दिया था, है ना, √n इंटू n प्लस 2, है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डेट्स नॉट द, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी की अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। विद इन अ मिनट क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। कर लिया सॉल्व, मैं कराऊं, चलिए देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसमें किसमें होता है? 3s 3p, 3p के बाद 4s में जाता है, तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन, ऑफ बाउ प्रिंसिपल यार, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहा है तुरंत बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2s है ना, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ठीक है। देखो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में, उसके बाद 3d में जाता है, फिर 4p में जाता है, ठीक है। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में, तो दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो कैसे अलग अलग पहचान सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं?
फोर्थ क्वांटम नंबर से, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि बताता है कि एक पॉजिटिव स्पिन में होगा, एक नेगेटिव स्पिन में होगा, ठीक है। सो स्पिन क्वांटम नंबर इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, तो जो एक्सिस के अलोंग जिनका शेप होता है, कौन कौन से होते हैं वो, स्क्वायर वाले, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर का शेप पता है ना, ये मान लो अगर एक्स है ये वाई है, तो डी एक्स वाई कुछ ऐसा होता है आपका, ठीक है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है। देखो अलोंग द एक्सिस इनका है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। डी जेड स्क्वायर का भी ऐसे मान लो, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और ये वाई है और एक्स को मान लो बाहर आते हुए, तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। शेप अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है वो आंसर हो जाएंगे स्क्वायर वाले, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1। देखेंगे इस सवाल में डाउट रहता है बहुत लोगों को, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, इट्स नॉट सेइंग हियर ऑर्बिटल्स, इट्स टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी वैल्यू n और l है, ठीक है। यानी वो 3p का कोई भी एक ऑर्बिटल है। 3p के किसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं। बहुत लोग इसका आंसर 6 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 3p में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक है ना -1 वाला, एक 0 वाला, एक +1 वाला, ठीक है, px py pz, ठीक है। तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू m में, l इक्वल टू 1 में, ठीक है। अगर सवाल रहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1, देन यू कैन टिक द आंसर 6, ठीक है। बट हेयर इट्स टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑर्बिटल, और कोई भी सिंगल ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी थोड़ी बहुत है ना फंसाती है, तो फंसना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। कर लिया, मैं कराऊं, चलिए। सवाल क्या है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है, रॉन्ग, ठीक है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एस अपॉन 4 पाई। एनसीईआरटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो सीधे मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाला है। चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। खैर देखते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, बिल्कुल गलत बात है, ये तो गारंटी है कि गलत ही है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाई, हाँ ये तो सही है, वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल भी, हाँ सही है, ये तो सही है। ये बिल्कुल गलत बात है यार। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक ही सेल के जो सबसेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं, उनका एनर्जी लेवल सेम रहता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ठीक है। ये मैंने आई थिंक एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स में पहला पॉइंट ही बताया था, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है, कि हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन का जब आप देखोगे ना तो 1s इज स्मॉलर देन 2s इक्वल टू 2p, ठीक है, स्मॉलर देन 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। आप देख रहे हो तीसरे ऑर्बिट में सबका एनर्जी सेम है, दूसरे ऑर्बिट में सबका एनर्जी सेम होता है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है। तो ये तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी द आंसर, ठीक है। पहला भी आप गलत ही कैसे, तो पता नहीं, वो बोल देंगे डेल्टा ई से हम पोजीशन बता रहे हैं, डेल्टा टी से ये बता रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तो किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन खैर अगर आ जाए तो ये भी गलत ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। और हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, एनटीए भी करता है, ठीक है, एनएमसी भी करती है, ठीक है। तो लेकिन खैर जब 2 ऑप्शन गलत दिख रहे हो तो जो ज़्यादा गलत है, जिसमें पूरी गारंटी है कि ये तो गलत ही है, वो आंसर जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला सवाल करें, चलिए वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी। कर लिया, मैं कराऊं, चलिए देखेंगे ध्यान से। सवाल है विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है भैया। द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज
इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, ठीक है। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाई 3 क्वांटम नंबर्स वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाई 4 क्वांटम। देखो भैया, बिल्कुल सही बात है। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाई 3 क्वांटम नंबर्स वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक, ये तो देखने से ही गलत लग रहा है भैया। सारे पहले एक स्पिन के साथ भरो ना, नीचे क्यों कर दिए इसको। द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0। हाँ बिल्कुल सही बात है, डी जेड स्क्वायर की वैल्यू ऑफ एम 0 होती है, ठीक है। तो थर्ड इज द आंसर। कौन सा गलत है, तो ये तो डायग्राम देख के ही दिखना चाहिए था कि अरे भैया ये क्या गलती कर दी तुमने, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लैरिटी है इस क्वेश्चन में ना, किसी को कोई डाउट या कोई है ना, शक तो नहीं है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ रहा है, अभी तो बताया था, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, और ये हैश, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल की बात चल रही है, एस ऑर्बिटल की, तो एस की वैल्यू 0 होती है, तो यार क्या मतलब ठीक है, तो 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछे तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर आपसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछे तो कुछ नहीं करना, बस एल की जगह एस करना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम फार्मूला एज इट इज है, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन, और ये हैश, जहाँ पे हैश की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है। यहाँ तक क्लैरिटी है ना, होना भी चाहिए, है ना। आगे बढ़ें, ये छोटी मोटी चीजें यार मतलब पता होनी चाहिए आप लोगों को। अगला सवाल चलिए देखेंगे ध्यान से। Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? विजिबल रीजन में लाइमन के बाद कौन सा आता है, बामर, तो बामर सीरीज फॉल करता है यार, लाइमन करता है यूवी में, बामर करता है विजिबल में, और उसके बाद के सारे इंफ्रारेड में लाई करते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज, तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो 3 एंगुलर नोड्स और 3 टोटल नोड्स किस में पॉसिबल हैं, तो n की वैल्यू 4-1 3, चौथा ही ऑप्शन जा रहा है आपका। देखो दूसरा तो चेक करने की जरूरत नहीं है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बस टोटल नोड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, जहाँ पे n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, L के बराबर होता है। एंगुलर नोड्स पूछे या नोडल प्लेन पूछे, लिख लो भैया। एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स पूछे आपसे या नोडल प्लेन पूछे, एक ही बात है ना। इसकी वैल्यू L के बराबर होती है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी है ना। एंगुलर नोड्स पूछे या नोडल प्लेन पूछे, उसकी वैल्यू L के बराबर, जहां पे L आपका क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे, सीधे n-1 करना है, ठीक है। एक चीज और पूछता है, रेडियल नोड्स पूछता है ना, रेडियल नोड्स, उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। रेडियल नोड्स पूछे या नोडल सरफेस भी करके पूछता है, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियल नोड्स, पिछले लेक्चर में भी लिखवाया था, रेडियल नोड्स या फिर नोडल सरफेस अगर आपसे कोई पूछे, है ना, तो बना बनाया फॉर्मूला है, बस ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूले आए हैं, n-l-1, ठीक है। नोड्स क्या होती हैं, वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना नहीं पाई जाती, ठीक है। इट इज दैट रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन और फाउंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 के बराबर होती है, उसे नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं। रेडियल नोड पूछे या नोडल सरफेस पूछे या स्फेरिकल नोड भी पूछे, ठीक है, जनरली यही दो टर्म यूज होता है, रेडियल नोड्स या नोडल सरफेस, n-l-1, जहाँ पे n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड 1 इज द 1, है ना, नेचुरल नंबर 1, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट इज, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट इज, मिटाऊं इसको अब, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला L होता है, और 0 1 2 3 है ना, S की वैल्यू 0 होती है,
पी की वैल्यू 1 होती है, डी की 2 होती है, एफ की 3 होती है। देखो तीनों दोनों इसी से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक फार्मूला आता होता तो बन जाता। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट इज। सेकंड बोर ऑर्बिट रेडियस इतना दे रखा है ना, वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कोई बात नहीं। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल दो यार, पहले का दिया हुआ है ना कितना, 52.9 पिकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, आपको लोगों को पता होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो उसी को बस पिकोमीटर में किया तो ये 52.9 हो जाएगा। ठीक है, n² होता है ना यार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 तो सीधे है ना पिकोमीटर, यानी पहले ऑर्बिट का आपको पता है। ठीक है, अब पहले ऑर्बिट का पता है आपको, सेकंड ऑर्बिट का निकालो आप पहले। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट का इसलिए निकलवा रहा हूं क्योंकि आपको पहले ऑर्बिट का पता है। ठीक है, जेड का वैल्यू 1 ही होगा हाइड्रोजन के लिए। सेकंड ऑर्बिट का पूछा है ना, इन द सेकंड बोर ऑर्बिट हमें वेवलेंथ पूछा है, कोई बात नहीं, हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, आपको वेवलेंथ उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, रेडियस निकाले सेकंड ऑर्बिट का, तो किसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, आई मीन 52.9 को मैं n² की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पिकोमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या है मेरा रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, 4 दूनी 8 3 11, 5 20 1 21, 211.6 पिकोमीटर। ठीक है, एक सेकंड, हमें वेवलेंथ पूछा है ना, अब आप खुद सोचो, सेकंड ऑर्बिट का आपको रेडियस पता है, रेडियस पता है, उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2πr करेंगे, 2πr, और ये सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के, कॉमन सेंस की बात है। सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, बताया है ना मैंने आपको ये बोर मॉडल में। ठीक है, इक्वल टू, तो इंटीग्रल मल्टीपल यानी n इनटू वेवलेंथ यानी लैम्डा। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ तो वेवलेंथ पूछा हमसे, निकाल दो यार, 2π r की वैल्यू कितनी है 211.6, और ये कौन से ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है, तो 2 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा आपकी वैल्यू कितनी, 2 से खत्म कर दो यार 2 को, तो वेवलेंथ की वैल्यू आपको आ रही होगी 211.6 पाई पिकोमीटर। देखो सेकंड इज द आंसर। आपको मैंने बताया था ना कि दूसरे ऑर्बिट में उतने ही वेव होते हैं, 2 वेव होंगे, तीसरे ऑर्बिट में 3 वेव होंगी। तो अगर आपका एक वेवलेंथ पता है तो तीसरे ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस, ये आपको पता है ना कि तीसरे ऑर्बिट में 3 वेव होती हैं, चौथे ऑर्बिट में 4 वेव होती हैं, पांचवें ऑर्बिट में 5 वेव होती हैं। ठीक है, अब पांचवें ऑर्बिट में अगर 5 वेव्स हैं और एक वेव का लेंथ वेवलेंथ कहलाता है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पांचवें ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस नहीं आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो उस ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस, दोनों को बराबर कर दिया, कॉमन सेंस। ठीक है, अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, पहले तो आप मतलब वेलोसिटी निकालो सेकेंड ऑर्बिट की। ठीक है, उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ इक्वल टू h/m भी करो, मोमेंटम वगैरह निकाल करके। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी मेथड था, लंबा भी जाता, उतना क्यों करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे यार, है ना। सर्कल इतना पढ़ रखा है क्लास 10th में, है ना, सर्कल नाम का चैप्टर, बहुत सारे थ्योरम वगैरह प्रूफ कर दिए, ये सवाल तो बनना ही चाहिए, छोटी मोटी बातें हैं यार ये। ठीक है, अगला सवाल कराऊं मैं, चलिए नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इतना रिस्पेक्टिवली, यार तो भैया 71 तो प्रोटॉन होंगे और घटा दोगे तो 104 न्यूट्रॉन आना चाहिए, प्रोटॉन है उसके बाद न्यूट्रॉन है ना। ठीक है, तो सेकंड इज द आंसर। किस किस को क्लियर है इस ये तो छोटे मोटे सवाल हैं, इसमें किसी को कोई शक रहता ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल भी बहुत आसान है, अभी अभी फॉर्मूला बताया है। ठीक है, एंगुलर नोड्स क्या है, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स यानी एल के बराबर, रेडियल नोड्स यानी n-l-1 के बराबर इन 3s ऑर्बिटल। तो 3s का मतलब s का वैल्यू कितना, s का वैल्यू 0 होता है, तो पहले तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, दो ऑप्शन में, कोई बात नहीं।
n माइनस एल माइनस वन भी चेक करना है ना, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, 3 में से गया 2, फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, l की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू निकाल दी, ये 2 आएगा तो 0,2 रिस्पेक्टिवली। एंगुलर नोट्स 0, रेडियल नोट्स 2 आएंगे। ठीक है, देखा फॉर्मूला अगर आपको पता है, एंगुलर नोट्स का वैल्यू जस्ट l के बराबर, रेडियल नोट्स का वैल्यू रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन के बराबर। ठीक है, अगला सवाल करें, देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ अब रेडियल नोड पूछ दे या कभी कभी नोडल सरफेस भी पूछता है, तो दोनों एक ही बात है, रेडियल नोड्स या नोडल सरफेस, है ना। नोडल सरफेस या रेडियल नोड, और एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन, है ना। ये थोड़े बहुत टर्म्स हैं यार, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, तो दिक्कत होती है फिर। अगला सवाल किया, ये तो शायद मुझे एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी का सवाल लग रहा है एज इट इज। ठीक है, जल्दी करो जल्दी, एनसीईआरटी के सवाल हैं ये सारे के सारे। कर लिया, मैं कराऊं, चलिए देखेंगे ध्यान से। कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, खैर कोई बात नहीं। अब पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, इसमें डाउट है, इसमें क्या डाउट है यार, अच्छा देख लेते हैं। ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। अब आई थिंक इसका आंसर फर्स्ट आता है। ठीक है, 219.3, है ना। पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट, इतना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी न्यू, सी 3 × 10⁸ होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1368 किलो हर्ट्ज, यानी 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको मैं 3000 लिखूंगा ऊपर, 3000 × 10⁻, तब इधर 5 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 1368 गुने 10⁻³ लिखूंगा। अब आप खुद सोचो यार, यहाँ पे देखिए 3000 × 10⁻5 है, डिवाइडेड बाई 1368 × 10⁻³ है। देखेंगे अगर ये 1500 रहता तो सीधे 2 आता, ये 1500 से कम है तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो मैंने मान लिया कि 2.1 है ना, 2.2 मान लो, सीधे 2.2 है ना, थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, 2.2 आना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर, यानी 220 मीटर के आसपास। आंसर कौन सा है, 219.3। ठीक है, सेकंड भी 219.2 मीटर, इतना क्लोज ऑप्शन है, इतना क्लोज ऑप्शन तो नहीं देना चाहिए। यही ऑप्शन था, क्या है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो यहाँ पे कहीं से। देखो 2 मीटर में है तो 2 सेंटीमीटर में भी तो होने चाहिए ना, तो आई होप यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन तो मतलब क्या ही फिर मतलब है। ठीक है, एनसीईआरटी में हालांकि 219.3 तो यही आंसर जाएगा, वो तो मुझे पता ही है। ठीक है, लेकिन इतना क्लोज अगर ऑप्शन दिया भी गया था तो इतना क्लोज नहीं देना चाहिए, 219.2, 21 भाई साहब इतना क्लोज। ठीक है, तब तो डिवाइड करना पड़ जाएगा प्रॉपर। डिवाइड किया था आप लोगों ने, कितने लोगों ने, ये बताओ पहले, क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। वेरी गुड, डिवाइड किया था, कितना आ रहा था, 2.192 आ रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, लेट मी चेक। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से करूँगा, डिवाइड थोड़ी करूँगा। 3000 डिवाइडेड बाई 1368, सही में यार डिवाइड करने पे आ रहा है 2.19298, ये आ रहा है, और भी कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, 2.19298। अब देखो यार, अगर इतना आपने देखा तब तो सेकंड, अब वही लग रहा है ना मुझे, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आंसर तो फर्स्ट दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, और उसमें आंसर यही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर यही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, नहीं तो ये भी जा सकता है। इतना क्लोज आंसर, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। खैर नेक्स्ट, the work function for a metal is 4 electron volt. To emit a photoelectron of 0 velocity from the surface of the metal, the wavelength of incident light should be, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी कभी सॉल्व कीजिए। कर लिया, उसका पहला ऑप्शन होगा आंसर। एनसीईआरटी का सवाल है, देख लेना, मैंने करा भी रखा था एनसीईआरटी, जब करा डिटेल लेक्चर जब ले रहा था उसमें भी कराया मैंने। ठीक है, क्या है, द वर्क फंक्शन इतना है, तो वर्क फंक्शन मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टू अमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस
ऑफ द मेटल द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट शुड बी, तो उसकी वेवलेंथ इसके वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट कर दो, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। दिस शुड बी इक्वल टू जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है उसके एनर्जी के बराबर, यानी एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, एच सी को इधर कर दो, सॉरी वेवलेंथ कितना हो जाएगा, एच सी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो सॉल्व क्वेश्चन कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये कितना 1/3.2 आ रहा होगा, दिख रहा होगा ना, ये 2 से काट दिया तो 1/3.2, ऊपर में 10⁻⁻25, नीचे में 10⁻⁻19, कोई शक, ये उधर जाएगा तो इधर ये 1.3.2, इधर 19 6 25 यानी 10⁻⁻6, ये 32 भी हटा दो तो इधर 10 मल्टीप्लाई, यानी 1/32 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अभी भी चमक नहीं रहा, कोई बात नहीं, ऊपर 100 करो, 100/32 इंटू 10⁻⁻3, अब दिख रहा है ना, सॉरी -8, सॉरी -7, -7 तब ना -5 होगा। ठीक है, तो अब कितना आना चाहिए, ये 32 से 3 बार में 33, हाँ 3 बार अप्रोक्स मानो, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3.1 इंटू 10⁻⁻7, सारे ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में कर दो यार, एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 10⁻³ से ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको 3100 एंगस्ट्रॉम के आसपास, फोर्थ शुड बी द आंसर। ठीक है, अरे 33 या 99 होता है ना, तो ये 32 है, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा 3.1 मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, अब जीरो वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे यार, जीरो वेलोसिटी है तो केवल उतना ही वेवलेंथ चाहिए, निकाल दें बस बाहर, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन इज इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। हाँ, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन थर्ड ऑर्बिट का पूछा है, थर्ड बोर ऑर्बिट तो 3/3 एन का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो 3, तो 0.529 इंटू 3, ये आएगा आपका वैल्यू किस में, एंगस्ट्रॉम में। मल्टीप्लाई करो, 9×3 27, 3×2 6 2 8 5×3 15, 3 अंक के बाद 0 यानी 1.587 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमें पिकोमीटर में चाहिए, क्योंकि 1.587 तो एंगस्ट्रॉम मैच नहीं किया। पिकोमीटर में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 158.7 10⁻⁻2 मीटर, यानी 158.7 पिकोमीटर। फोर्थ विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है ना। अब ये पॉइंट अगल बगल करना है ना, ये तो पता होना चाहिए यार, कैसे किया देखो, 1.587 इंटू 10⁻⁻10 था। हाँ, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर था, सीख लो, बार बार नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, हमें इसको पिकोमीटर में लाना है, यानी 10⁻⁻2 में 10⁻⁻12 मीटर में लाना है। ठीक है, यानी इसको हमको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज ना हो जाए, उसके लिए 10⁻2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या कि आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये चीज ऐसे देखो, इंटू 10⁻⁻10 है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, इसी उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे ही मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये 158.7 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻10 ऑलरेडी है, -2 और तो 10⁻⁻12 यानी 158.7 है ना। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लिया सॉल्व, मैं कराऊं, चलिए देखेंगे।
A monochromatic infrared range finder of power 1 milliwatt emits photons with wavelength इतना नैनोमीटर in 0.1 second. The number of photons emitted in 0.1 second. इस कोई बात नहीं. 1 मिलीवाट है ना, पावर का मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो अभी हम 1 सेकंड का निकालते हैं. ठीक है, 1 सेकंड में एनर्जी कितनी, 1 मिलीवाट यानी कितना, 1 मिली मतलब 10 की पावर -3 वाट. ठीक है, ये 1 सेकंड का अभी है. ठीक है, 10 की पावर -3 एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी एनर्जी इन 1 सेकंड. ठीक है, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी. अब एनर्जी कितनी, वेवलेंथ जब दिया रहता है तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, एच सी अपॉन लेमडा के हिसाब से. तो एच सी की वैल्यू कितनी, 2 × 10 की पावर -25. लेमडा की वैल्यू कितनी है, 1000 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9. ठीक है, ये 10 की पावर -3 चल रहा है. ठीक है, और ये एनर्जी मेरे एक फोटोन की आती है. तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकंड में निकलेंगे. ठीक है, 1 सेकंड में निकलेंगे, इतनी एनर्जी आएगी. कोई बात नहीं. n की वैल्यू आप देखो कितना हो जाएगा. ये देखो, इधर देखो, इसको, ये 2 है इधर, इनटू ये 10 की पावर -9 इंटू 3 है, तो 10 की पावर -6 यहाँ बचेगा. 2 × 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6. 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा इधर, 10 की पावर 2 × 10 की पावर -19. देखेंगे, टेन की पावर -3 इक्वल टू 2 × 10 की पावर -19 इंटू एन. किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. तो n की वैल्यू कितनी, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 × 10 की पावर -19. ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ रहा है 1/2. ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 16. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 10 × 10 की पावर 15 सॉरी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं. किसी को कोई दिक्कत नहीं. तो ये आपका 5 × 10 की पावर 15 फोटॉन्स आए हैं 1 सेकंड में. ठीक है, 1 सेकंड में, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड. हमें कितने में चाहिए, 0.1 सेकंड में. तो 1 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में 5 × 10 की पावर 15 फोटॉन्स होंगे. तो 0.1 में कितना, 5 × 10 की पावर 15 इंटू 0.1. दिस मीन्स 5 × 10 की पावर 14 photons. First is the answer, 5 × 10 की पावर 14. Next, when electromagnetic radiation of wavelength इतना falls on the surface of a metal, electrons are emitted with the kinetic energy इतना जूल पर मोल. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? देखो भैया, 300 नैनोमीटर के वेवलेंथ का एनर्जी आप डालें तो इतना एनर्जी से वो इतना काइनेटिक एनर्जी मिल गया है. ठीक है, तो कितना एनर्जी आप डालें उसमें से इसको घटा देंगे तो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना, फ्री आई मीन एनर्जी मिल जाएगी, बेसिकली वेव फंक्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो क्या, एच सी अपॉन लेमडा, एनर्जी इक्वल टू क्या करना है, एच सी अपॉन लेमडा. एच सी की वैल्यू 2 × 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दिया रहा है, 300 नैनोमीटर, तो 300 × 10 की पावर -9. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2/3 रहने दें, इसको 10 की पावर -7 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 10 की पावर -18 आएगा. ये कोई दिक्कत है ना, -7 10 की पावर -18, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आएगा. इसको अगर मैं 20/3 इंटू तो 10 की पावर -19 लिखूंगा, हाँ लिखूंगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6.6 है ना, 6.6 × 10 की पावर -19. ठीक है, ये इतना एनर्जी दिए हैं आप. ठीक है, क्योंकि इतना वेवलेंथ का है ना फॉल हुआ है मेटल के सरफेस पे, तो इतनी एनर्जी उस पर आई होगी. ठीक है, जूल पर मोल है ना, तो ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि जूल पर मोल में निकालना है. ठीक है, तो जूल पर एटम आया होगा. ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 × 10 की पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई है ना 6.022 × 10 की पावर 23. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, आई थिंक 36 और 39.6 × 10 की पावर 4. ठीक है, इतना आना चाहिए, हाँ आएगा. ठीक है, इतना एनर्जी.
अब 1.6 पॉइंट 10 की पावर 5 है ना, इसको भी 10 की पावर 5 बनाना है, ठीक है। तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 3.96 इंटू 10 की पावर 5 है ना, इतनी एनर्जी हम लोगों ने दी थी, आई मीन इतने एनर्जी दी थी, इसमें से इतने इतना यूज कर लिया, ठीक है। तो 3.96 है ना, इसमें से 1.68 घटा दो यार, घटाओगे तो कितना, ये 4 बार में, ये 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1.24, सॉरी 3 में से गया 2 ना, हाँ ठीक है ठीक है, तो 2.24 के आसपास, यानी 2.31 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्स में 2.24 इंटू 10 की पावर 5, 2 पॉइंट, हाँ फोर्थ विल बी द आंसर, 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल विल बी द आंसर, ठीक है। इतना एनर्जी हम लोगों ने दिया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 मान लो ना, 4 इंटू 10 की पावर 5 जूल एनर्जी आपने दिया, और आपने दिया तो उसमें से कुछ एनर्जी इसने यूज किया होगा निकलने के लिए, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब चीज़ें वही पूछ रहा है कि कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो निकल जाए, ठीक है। जितना भी एनर्जी हम लोग देते हैं उसमें से कुछ वो यूज करता है निकलने के लिए, और निकलने के बाद कुछ यूज करता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इतना लोगों ने दिया, ठीक है, तो दिस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी नीडेड टू ओवरकम, तो है ना, घटा देंगे सीधे, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होनी चाहिए। अगला सवाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। कर लिया सॉल्व, मैं कराऊं, चलिए। मैच करना है, ये तो काफ़ी आसान है, n इक्वल टू 2 हो और l इक्वल टू 1 हो, तो 2p से मैच कर रहा होगा ये, a का थर्ड, दो दो ऑप्शन में है, ठीक है। n इक्वल टू b का फोर्थ, b चेक करने का जरूरत नहीं है, c चेक करो। n इक्वल टू 3 है तो 3s कौन सा है, तो c का सेकंड कहाँ पे है, फोर्थ, फोर्थ इज द आंसर। किस किस को क्लियर है, ठीक है, बस बहुत आसान है यार। ये 2p, ये हो गया, ये क्या 3d होना चाहिए, ये हो गया, ये 3s है और ये 2s है, ठीक है, बहुत आसान था। अगला सवाल देखेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। कर लिया, चलिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, नहीं, 3 होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, ठीक है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, 9 पॉइंट इंटू, हाँ केजी में इतना ही होता है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है, आइसोटोप्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि वही केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है ना, या तो शेयरिंग होगा या डोनेशन होगा या एक्सेप्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन का ही, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, नहीं भैया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये गलत स्टेटमेंट है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, बिल्कुल सही बात है, बी सी एंड ई सही है, तो थर्ड इज द आंसर, बी सी एंड ई। द रिलेशन बिटवीन एन एम, जहां पे एन एम क्या है, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एन एम आपका परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छा ठीक है, रिलेशन निकालते हैं, इधर देखो, एल की वैल्यू अगर 1 होती है, ठीक है, तो एन एम आपका क्या होगा, ठीक है, एक -1 0 और +1 यानी 3 होता है, ठीक है। अगर आपकी एल की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो एन एम आपका कितना हो जाएगा, -2 -1 0 फिर +1 फिर +2 होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब आप खुद सोचिए, आपका L1 है तो NM 3 है, L2 है तो NM 5 है, यानी NM की वैल्यू 2L+1 लिख सकते हैं ना, देखो ना भैया, L1 है तो डबल करके 1 ऐड कर रहे हो, ठीक है, N2 है तो ये 5 हो गया, डबल करके 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये रिलेशन किस में है, चेक करो, NM इक्वल टू 2L+1, ये तो उल्टा लिखा हुआ है तो ये तो नहीं होगा, NM इक्वल टू L+2 रॉन्ग, NM इक्वल टू 2 गलत, हाँ फोर्थ,
फोर्थ इज द आंसर। अरे ऐसे लिखा हुआ है यार, ये 12+1 है ना, तो एन एम -1/2 इक्वल टू एल लिखा हुआ, वही लिखा हुआ देखो, फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, ऐसा क्या, बहुत आसान है, तुरंत रिलेशन निकालना है और चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करें, चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। पी वाई क्यू का ये लास्ट स्लाइड ही है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कर लीजिए, जल्दी तुरंत। डन, चलिए। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन सा है? ये छोटा लग रहा है, पहले इसको चेक करते हैं। n = 5, l = 5 में l2 हो सकता है, ठीक है। ml की वैल्यू -2 -1, जीरो कहाँ गया भैया? ml की वैल्यू थ्रू जीरो होती है, यही गलत है। बाकी सब में ठीक है ना, बाकी सब 4 है तो 3 होगा, ठीक है। -3 -2 -1 +2, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, हाँ सेकंड जीरो ही, उस जीरो भी तो होना चाहिए, गलत सेट है वो। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, गलत। स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जो पोस्टुलेट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना ग्रीन बॉक्स में, उसका 5वां पॉइंट ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, केवल वेव फंक्शन के प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग, वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। बढ़िया सवाल था, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से एज इट इज, आई थिंक है ना, पेज नंबर 54 के आसपास, ठीक है, 54 पे ही, ठीक है। लेटेस्ट जो एनसीईआरटी है उसकी बात कर रहा हूँ, या फिर सीधे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पॉइंट्स निकालिए, उसका 5वां पॉइंट यही है, एग्जैक्ट यही है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, ठीक है। इसके साथ मैंने और भी क्वेश्चंस भेजे हैं टेलीग्राम पे, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, बहुत सारे 130 क्वेश्चन वहाँ पे और 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे, 160 क्वेश्चन प्लस जब लेक्चर लेता हूँ उस समय भी प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास मैंने इस चैप्टर में भी प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। इसके अलावे भी आपके और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टेलीग्राम पे मैं भेजता हूँ, ठीक है। तो जिन्हें और प्रैक्टिस करना है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो टिल देन मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे, सी यू सून, बाय बाय।